नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास बेनज़ीर दरिया किनारे का ख्वाब का 5वां भाग। जीवन दुनिया की खूबसूरती देखने का आपका नज़रिया क्या है? मैंने बेनज़ीर से पूछा। तो उन्होंने कहा, अब नज़रिया का क्या कहूँ, मैं जल्द से जल्द सब कुछ बदलना देखना चाहती थी। तो मैं हर महीने कोई ना कोई ऐसा सामान लाने लगी जिससे घर में रौनक दिखे, रहन सहन का स्तर कुछ ऊंचा हो। फ्रिज का ठंडा पानी पीने को हम पूरा परिवार तरस गए थे, लेकिन अब्बू उसे भी न जाने किस पागल जाहिल के कहने पर मुसलमानों के लिए हराम मानते थे, जबकि मोहल्ले के सारे मुसलमान परिवारों के यहाँ यह सब न जाने कब का आ चुका था। अम्मी ने कई बार बात उठाई थी, लेकिन अब्बू उनकी बात सुनते तक नहीं थे। आखिर अम्मी ने कहना ही बंद कर दिया था। गर्मियों में फ्रिज के ठंडे पानी की प्यास ही बनी रही। मैंने परिवार की इस प्यास को बुझाने की ठानी, लेकिन अब परिवार में था ही कौन, हम दो के सिवा। फिर भी सोचा, अम्मी तो हैं, मैं तो हूँ। जब मैं मोबाइल ले रही थी तभी उसके पास वाली दुकान पर मेरी नज़रें फ्रिज पर पड़ी थी। उसी समय मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि एक दिन यह भी ले जाऊंगी। अगले महीने तक मैंने हर काम में बड़ी कटौती करके फ्रिज भर का पैसा इकट्ठा कर लिया। फिर जब किस्त जमा करने का टाइम आया तो पहले उसे जमा किया और लौटते वक्त फ्रिज ले आई। जब दरवाजे पर रिक्शे से उतरी तो अम्मी दुकान पर बैठी थी। मैं वापसी में पहली बार रिक्शे से आई थी। देखा अम्मी मुझे ध्यान से देख रही हैं। मेरे पीछे पीछे ठेलिया वाला भी था, फ्रिज लिए हुआ था। अम्मी उस चश्मे के पीछे से ध्यान से देखती हुई सारी बात समझने का प्रयास कर रही थी, जिसे मैंने 2 महीने पहले ही बनवाया था। नहीं तो अम्मी आंखें कमज़ोर होने के बावजूद भी बिना चश्मे का काम चला रही थी। उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो सरकारी हॉस्पिटल के एक कैंप में फ्री में हो गया था। उस वक्त जो चश्मा बना था वह अम्मी से गिरकर टूट गया था। उसके बाद बनने की नौबत ही नहीं आ पा रही थी। उस वक्त हम माँ बेटी को बड़ी कोफ्त हुई थी कि हमें खुद को गरीब बताना पड़ा था। वास्तव में सच तो यही था। मैंने फ्रिज अम्मी के कमरे में ही रखवाया। ठेलिया और रिक्शा वाला जब तक फ्रिज रख रहे थे तब तक अम्मी चुपचाप आश्चर्य मिश्रित नज़रों से मुझे देखती रहीं। फिर बाद में बोली, बेन जी ये क्या है? मैंने कहा, फ्रिज। नहीं हुआ तो मैं जान रही हूँ, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? अम्मी पिछले 3 महीने से इकट्ठा कर रही थी। तुम तो कुछ पूछती ही नहीं कि कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही हो। तो मैंने जहाँ तहाँ कटौती करके इकट्ठा किया। कुछ कम पड़ रहे थे तो वह अब की वाली तनख्वाह से पूरे कर लिया। तुमसे जाते समय इसलिए नहीं पूछा कि कहीं तुम मना ना कर दो। काहे को इतना पैसा बर्बाद कर रही हो? काम तो चल ही रहा है ना। दुनिया में कितने लोग बिना फ्रिज के जी रहे हैं कि नहीं? अगर तेरा निकाह करना है, तेरा निकाह करना है, पैसे बचाना है, तुम यही कहती ना तुम। यह सुनकर अम्मी बोली, तू तो बड़ी सयानी हो गई बहन जी, हमारे मन की बात जानने लगी है। तुम सच कह रही हो, पूछती तो मैं यही सब कहती। अम्मी मुझे इस गुस्ताखी के लिए माफ़ करना। मैं जब किराएदार को ठंडा पानी पीते देखती हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सोचती हूँ कि जो मेरे यहाँ किराएदार है उसके यहाँ फ्रिज है और किराएदार इतना नामकूल है कि इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन कभी यह नहीं पूछता कि आपके लिए भी 2 बोतल पानी रख दूं क्या, या फिर बर्फ़ जमा दूं। उसकी बेगम सीधे मुंह बात तक नहीं करती। दोनों बगल से निकल जाते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ बोलने को कौन कहे, नज़र तक नहीं मिलाते। हमारे मकान में रहकर हमी से इतना घमंड। कभी कभी मन करता है कि बड़ी हूर की परी बनी कमर मटक का आती चलती है, इसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए बाहर फेंक दूं। साथ ही इसके मगरूर शौहर को भी उनका सामान उनके मुंह पर मारते हुए कहूँ कि तुम जैसे कमजोर इंसान मेरे मकान में नहीं रह सकते। हमारा खाना पीना सोना सब हराम किया हुआ है। अचानक ही मैं गुस्से से भर उठी थी। अम्मी मुझे समझाती हुई बोली, बेन जी इतना गुस्सा काहे हो रही हो? उनसे हमारा क्या लेना देना? किराया देते हैं तो रहते हैं, नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। उनकी आवाज़ भी तो नहीं सुनाई देती, तब कहाँ से हमारा खाना पीना सोना हराम किया हुआ है? बिटिया किसी को ऐसे गुनाहगार नहीं कहना चाहिए।
अम्मी की इस बात पर मैंने सोचा, क्या बताऊँ अम्मी, तुम्हारा खाना पीना सोना भले ना हराम की हूँ, लेकिन मेरा तो कर ही रखा है। यही हैं जिनके कारण आए दिन रात में मेरे कपड़े दीवारों से टकरा टकरा कर गिरते हैं। मैं सर मुहैया छोड़कर बिना कपड़ों की पूरी पूरी रात जमीन पर पड़ी रहती हूँ। शर्मगाह छातियों से लड़ते लड़ते इतना थक जाती हूँ कि मुर्दा सी हो सो जाती हूँ। तुम क्या जानो कि इन दोनों के कारण मुझ पर क्या बीत रही है। नहाने धोने, खाने पीने या फिर कोई भी काम करते वक्त तसव्वुर में या दोनों आकर परेशान करते रहते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में भी तो या दोनों पीछा नहीं छोड़ते। मुझे चुप देखकर अम्मी परेशान हो गई। बोली, क्या हुआ बिन जी, काहे इतना परेशान हो गई? कोई बात है क्या? मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? अम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गई। तुरंत उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं सोच रही थी कि तू कितनी नेक है। अच्छा अम्मी सुन, आज से हम दोनों फ्रिज का ठंडा पानी पिया करेंगे। यह कहकर मैं अम्मी से लिपट गई। अम्मी ने भी मुझे दुआएं देते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेंजी, मेरी बच्ची। अगले महीने मैं बेड साइड के 2 कूलर ले आई। अम्मी ने फिर पैसे बचाने की बात कही तो मैंने बेफिक्र होकर कहा, अम्मी भूल जाओ मेरा निकाह वका। जो को निकाह के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तो सारा पेट काट काट कर सारा जमा कर दूँ तो भी 10 साल बाद भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तब तक मैं 45-46 की नहीं की हो जाऊंगी, यानी कि निकाह के इलाज से एक बुढ़िया, निकाह के लिहाज से एक बुढ़िया। ऐसे में मुझे दुगनी उम्र का कोई बुढ़ा ही मिलेगा। दर्जन भर बच्चों का हिलता डुलता अब्बा, जो हिलते डुलते मेरे बिस्तर पर भड़ाक से मुझ पर ही गिर पड़ेगा। फिर उसे खींच तान कर सीधा करके कायदे से बिस्तर पर सुलाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। मेरी जिम्मेदारी यह देखने की भी होगी कि गिरने से मेरे बेचारे जर्जर बुढ़े शौहर की हड्डी पसली तो बाहर नहीं निकल आई हैं। अगर निकल आई हैं तो उनको भी पहले मैं सही सलामत लगाऊं और इसके बाद मैं करवट बदलती आंखों में रात गुजारूं। अगले दिन सवेरे उनकी पहले की बेगमों की ताने सुनूं और उसके दर्जन भर बच्चों, पूरे कुनबे की देखभाल, चीख चिल्लाहट में मैं अपनी ज़िंदगी खपाऊं। क्योंकि उम्र का तकाजा भी होगा तो बहुत ही जल्दी ही खुद को बेवा हो जाने के आंसुओं में डुबोना भी पड़ेगा। फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, क्योंकि उम्र का ही तकाजा होगा कि मेरी तो कोई औलाद होगी नहीं जो मेरी देखभाल करेगी। बस कर बहन जी, बस कर। अम्मी ने सिर पीटते हुए मुझे बीच में ही टोक दिया। उनका चेहरा गुस्से से ऐसे तमतमा रहा था जैसे वह मुझसे कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। कुछ देर शांत रहकर मैंने कहा, अम्मी मेरी बात को समझने की कोशिश करो ना। बेकार में हैरान परेशान होने से क्या फ़ायदा। ऐसा तो नहीं है कि आमदनी कितनी है वह तुम नहीं जानती, सब तो जानती हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सोचो ना कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। अब तक तुमने जितनी कोशिश की, हर बार ऐसे ही लोग तो आए जो दो तलाक दे चुके थे, या फिर एक को, या फिर जिनके पहले से ही 2-3 बीवियाँ थीं। किसी ऐसे इंसान से निकाह करके क्या मैं एक दिन भी सुकून से रह पाऊंगी? अब्बू के साथ तुमने कितने दिन सुकून से बिताए, क्या तुम्हें कुछ याद है? अब तुम ही बताओ, क्या यह सब जानते बुझते हुए निकाह करना क्या खुद ही कांटों भरे जंगल में घुसने जैसा नहीं होगा, जहाँ हर समय शरीर कांटों से लहूलुहान होता रहेगा? इसके बावजूद यदि तुम चाहती हो कि मैं निकाह करूं तो ठीक है, तुम जब जहाँ कहो मैं तैयार हूँ, मगर मुझे अपने से ज़्यादा फिक्र तुम्हारी है। तुम्हें किसके सहारे छोड़ कर जाऊँ? ऐसे तो हम एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। कट जाएगी ज़िंदगी किसी ना किसी तरह। मेरी बात से अम्मी बहुत भावुक हो गई। बोली, बहन जी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। शायद ही कोई मुझसे बदकिस्मत माँ होगी जो सुंदर काबिल बिटिया का निकाह भी ना कर पाए। क्या जवाब दूंगी क़यामत के दिन अल्लाह ताला को? उनको परेशान देखकर मैंने कहा, ओफो अम्मी, फिर तुम नादानी कर रही हो। तुम्हें कोई जवाब नहीं देना होगा, वह सब जानता है, ना परेशान हो रही हो। अम्मी को मैंने खूब समझाया कि पुरानी बातों के फेर में ना पड़ो, दिमाग से काम लो। उनको मैंने रात में जमाई कुल्फ़ी फ्रिज से निकाल कर खिलाई।
फिर भी वह मेरी बातों से राज़ी नहीं हुई। तो हारी मैं भी नहीं। मैंने और बड़ी देर तक उनसे खूब बातें की, बहुत सी बातें और भी ज़्यादा खुलकर समझाई। तब जाकर वह काफ़ी हद तक राज़ी हो गई। कूलर की ठंडी हवा कैसी होती है, उसी दिन हम दोनों माँ बेटी ने सही मायने में महसूस किया। जल्दी ही टीवी की सारी किस्तें खत्म हो गई। मुन्ना के सहारे ऑनलाइन बिजनेस भी मैं करने लगी थी। शुरू के 2-3 महीने मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे गाड़ी चल निकली। मुन्ना के कहे अनुसार मैंने लखनवी चिकनकारी पर ही जोर दिया। जो डिज़ाइन में ऑनलाइन शॉप पर शो करती वह किसी और को ना देती। सोशल साइट के कई माध्यमों पर अपना प्रचार करती। साथ ही मुन्ना को शुक्रिया ज़रूर कहती कि उन्होंने यह सब मुझे सिखाया। वह मुझे से बार बार कहते कि तुम अपने हुनर को नई बुलंदियों पर ले जाओ, नई नई डिज़ाइन ईजाद करो। उनकी बातें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती। उसका नतीजा भी नई नई डिज़ाइनों के रूप में मेरे सामने लगातार आने लगा था। ऐसे ही एक रात मन में नया ख्याल आया। मैं ज़मीन पर ही बैठी कढ़ाई कर रही थी। छोटा कूलर चल रहा था। मैं केवल 2 भीतरी मतलब कि ब्रीफ में थी। अचानक ही मुझे ब्रीफ चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई। अब तक मैं तरह तरह के फैंसी ब्रीफ खुद के लिए ले आती थी। चेंज करके जब मैं फिर काम करने के लिए बैठने लगी ज़मीन पर, तो मन में यह बात आई कि अगर यह ब्रीफ चिकन के बना दूँ तो। और फिर 2 दिन में मैंने कई डिज़ाइन कलर के चिकन ब्रीफ ऑनलाइन शॉप पर शो कर दिए। कीमत जानबूझकर बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट से भी ज़्यादा रखी, मगर मैं अचरज में पड़ गई कि सभी देखते देखते बिक गए। अम्मी को मैंने यह नहीं बताया। इस सफलता ने जल्दी ही मेरी सोच के पंखों को और बड़ा कर दिया। मैं लेडीज स्लीपिंग सूट बिकनी भी बनाकर बेचने लगी। उनके भी मुझे खूब पैसे मिलने लगे। सेल इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं उतना बना नहीं पा रही थी और बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। मैं रात दिन लगी रहती मगर फिर भी नहीं हो पा रहा था। तो अम्मी से बात की, सारी बात बताकर कहा, अम्मी अब इस परचून की दुकान को बंद कर दो, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक ही काम को आगे बढ़ाते हैं, उसी पर पूरा ध्यान देते हैं। बहुत समझाने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद दुकान का सारा सामान औने पौने दाम में एक दूसरे परचून वाले को बेच दिया। काम भर के पैसे पहले से ही मैं इकट्ठा कर चुकी थी। जल्दी ही मैं एक साथ 4 मशीनें ले आई और मुन्ना के यहाँ से ट्रेनिंग लेकर निकली। कई लड़कियों से संपर्क कर उन्हें काम पर रख लिया। उन्हें काम देकर सेंटर जाती कि उन्हें क्या क्या करना है। सेट के हिसाब से पैसा मिलना था तो लड़कियां अपने आप ही ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाल ली थी। अम्मी दिन भर उन्हें देखती रहती। लंच टाइम में मैं भी एक नज़र डाल लेती थी। अम्मी को भी यह सब जच गया। अब दिन भर अकेले उगने के बजाय वह लड़कियों के साथ थोड़ा बोल बतिया भी लेती थी। वाह वाह, एक पंथ 2 काज तो सुना था, लेकिन यहाँ तो बात एक पंथ बहुकाज जैसी हो गई। और देख रहा हूँ कि इसके पीछे मेन एनर्जी मुन्ना है। इस एनर्जी का कंजम्पशन बेंजीर के माध्यम से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन घर में क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू हुए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने बेंजीर की बात को बीच में रोक के जब यह कहा तो मेरी बात पर बेंजीर हंस कर बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं। मुन्ना मेरे लिए एनर्जी बनकर ही सामने है। मैं इंजन थी तो वह इस इंजन की ऊर्जा। उनकी लगातार सलाह मशविरा, उनके प्रयास से मेरे पंख बड़े और बड़े होते जा रहे थे। इसके बावजूद उनका हद से ज़्यादा संकोच मुझे बड़ी तकलीफ देता था। मैं जितना यह सोचती कि वह बिजनेस की रूखी बातों के अलावा कुछ और बातें भी मुझसे कर लिया करें, उतना ही वह मुझसे दूर रहते हैं। एक तो उनके पास समय भी बहुत कम रहता था। जिस दिन नई मशीनें ले आई थी उसी दिन उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में ही बताया था कि गवर्नमेंट के 2 नए प्रोजेक्ट मिल गए हैं। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग सेंटर के लिए मुझे तुम्हारी और ज़्यादा मदद लेनी पड़ेगी। मैंने कहा, आप निसंकोच बताइए, मुझसे जो हो सकेगा वह ज़रूर करूँगी। ठीक है, आपको सुबह 1 घंटा पहले आना होगा, क्योंकि मेरे दोनों प्रोजेक्ट बाराबंकी में शुरू होंगे। मुझे 9 बजे ही यहाँ से निकलना होगा। आप 1 घंटा पहले आ सकेंगी?
मैंने मुन्ना से कहा, हाँ मैं आ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कह तो दिया था, लेकिन जानती थी कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मुन्ना ने आखिर में यह कहकर मुझे और उत्साहित कर दिया कि जो एक्स्ट्रा टाइम देंगी आप, उसका पेमेंट आपको अलग से मिलेगा। वह रोज़ सुबह मेरे सेंटर पहुंच जाने के बाद बाराबंकी निकल जाते थे। मेरे मन में बार बार आता कि पूछूं वहाँ क्या काम है, क्या ऐसा भी कुछ काम है जिसमें मैं भी कुछ कर सकती हूँ, अपनी आमदनी और तेज़ी से बढ़ा सकती हूँ। मुझसे ज़्यादा सब्र नहीं हुआ तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया। उन्होंने बताया कि वहाँ जल्दी ही एक 10 दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन करवा रहा हूँ, जिसमें अलग अलग तरह के काम होंगे। कढ़ाई बुनाई सहित तमाम कुटीर धंधों की बातें होंगी, उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी होंगी। तब मैंने पूछा, क्या मैं भी वहाँ चल सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, खुशी खुशी क्यों नहीं, कोई भी भाग ले सकता है। आपसे इसलिए नहीं कहा कि आप दूसरे शहर 10 दिन तक चल पाएंगी या नहीं, यह तय करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। वहाँ जाने का मतलब है सुबह निकलना और देर रात तक लौटना। दूसरे, आपकी अम्मी इतनी दूर दिन भर के लिए किसी के साथ भेजेंगे भी नहीं आपको। यही सब सोचकर मैंने नहीं बताया कि वहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब तक मैं मुन्ना से काफ़ी खुलकर बात करने लगी थी। उनकी हिचक को मैंने खुद ही पहल करके कुछ ही दिन में ख़त्म कर दिया था। हाँ, सेंटर में हम बातचीत में ऑफिस की मर्यादा बनाए रखते थे। मैंने कहा, अम्मी को मैं समझा लूँगी, बस आप तैयार हो जाइए। तब मुन्ना ने कहा, तो मुझे क्या समस्या हो सकती है, आप चलिए, यहाँ के लिए कुछ और व्यवस्था करता हूँ। उस रात को मैंने अम्मी से खाना खाने के बाद बातचीत की, उन्हें विस्तार से सारी बातें समझाईं। मेरी बातों को सुनकर अम्मी एकदम से चिंता में पड़ गई, लेकिन मेरे काम को देखकर उन्हें मुझ पर अटूट भरोसा भी हो चुका था। आखिर बड़ी मान मनोबल के बाद मानी, लेकिन अगले ही दिन फिर समस्या खड़ी कर दी कि किसके साथ जाओगी। उसके पहले मैंने नहीं बताया था कि मैं मुन्ना के साथ ही आऊँगी। पूछने पर मैंने स्पष्ट बता दिया कि और कौन है जिसके साथ जा आ सकती हूँ। शहर के बाहर कभी अकेले नहीं गई, इसलिए अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती थी कि अम्मी का मुन्ना पर भरोसा उतना ही मजबूत है जितना कि मेरा, मगर फिर भी एक समस्या उठाई उन्होंने कि बेंजी रोज़ रोज़ साथ साथ आते जाते देखकर मोहल्ले वाले कहीं कोई फसाना बनाकर बदनाम ना कर दें। बदनामी को हर तरफ फैलते वक्त नहीं लगेगा। अम्मी की बात एकदम सही थी, लेकिन लोग फसाना बनाएंगे केवल इस डर से मैं कुछ ना करूं, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं था। आखिर मैंने कहा, अम्मी सच ही रहेगा। किसी के बदनाम करने से मैं बदनाम नहीं हो जाऊंगी। झूठ एक दिन खुलकर सामने आ ही जाएगा। किसी के फसाना बनाने बदनाम करने से अब कुछ होने वाला भी नहीं है। हाँ, कहती हो तो यह किया करूंगी कि यहाँ से अकेले ही निकला करूंगी, फिर आगे कहीं मिल लिया करूंगी जहाँ मोहल्ले के किसी आदमी के मिलने की आशंका ना हो या ना के बराबर हो। अम्मी कुछ देर सोचने के बाद बोली, चल ऐसा ही सही। मुन्ना यह बात सुनकर बोले, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगती, सभी जानते हैं कि तुम यहाँ काम करती हो। वैसे जो आपकी अम्मी कहें वही करिए। अब मुझे क्योंकि अम्मी को संतुष्ट करना था, तो जिस दिन जाना था मुन्ना से कहा कि 4 किलोमीटर आगे मिलूंगे। मैंने उन्हें एक ऐसी दुकान का नाम बताया जो हमारे मोहल्ले में भी काफ़ी फेमस थी। मैं वहाँ टेम्पो से पहुँची तो मुन्ना वहीं पर मिले, अपनी 6-7 महीने पहले खरीदी गई कार में। मेरे पहुँचते ही उन्होंने बड़े अदब से दरवाज़ा खोलकर बैठने को कहा। मेरे बैठते ही जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। मैं उनकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। उन्होंने दरवाज़ा ही उधर का खोला था। मेरे मन में भी आगे ही बैठने का इरादा था। अंदर अच्छी खासी ठंडक थी। उन्होंने एसी पूरी रफ्तार से चलाया हुआ था। गाड़ी भी वैसे ही पूरी रफ्तार से चला रहे थे। मैं पहली बार किसी कार में बैठी थी। बड़ी अजीब सी हालत हो रही थी, जैसे कि दम फूल रहा हो। थोड़ा परेशान इसलिए भी हो रही थी कि पहली बार किसी गैर मर्द के साथ कार में बैठकर अपने शहर से दूसरे शहर जा रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे उस ठंड में भी मेरी हथेली, मेरे तलवे नम हो रहे हैं।
करीब 5 मिनट के बाद मुन्ना बोले, आपकी अम्मी आसानी से तैयार हो गई मेरे साथ भेजने के लिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी? जब उन्होंने अचानक यह पूछ लिया तो मैं कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाया कि क्या जवाब दूँ। अम्मी ने जो बातें कहीं सुनी वह बता दूं कि कुछ और मैं सोच ही रही थी कि उन्होंने कहा, क्या सोच रही हैं, बताया नहीं आपने? मैंने कहा, अम्मी बोले ठीक है जाओ। मेरी आवाज़ में घबराहट साफ थी तो उन्होंने कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं, मेरे साथ निश्चिंत होकर चले। मैंने कहा, नहीं परेशान नहीं हो रही हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा। तो मुन्ना बोले, मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति। करीब आधे घंटे के सफ़र में हमारी कोई भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। मैंने एक चीज़ गौर की कि बात करने में मुझसे कहीं ज़्यादा संकोच तो मुन्ना को हो रहा था। मेरी तरफ एक बार भी बिना देखे ही बोल रहे थे। मेरे मन में कई बार आया कि वह कम से कम एक आध बार मेरी तरफ मुखातिब तो हों, या तो बोले कि तुम इस सूट में बहुत अच्छी लग रही हो, या सूट तुम पर बहुत फब रहा है, या तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ फला फला बहुत खूबसूरत है, जैसे कि पिक्चर में हीरो हीरोइन से कहते हैं। ऐसे समय पर आते समय कितना तो नहा धोकर सारी कोशिश करके अच्छे से तैयार हुई थी। मस्कारा वस्कारा सब कुछ तो कितना लगाया, क्या इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? कैसे मर गए हैं? ऐसी तमाम बातें सोचते हुए मैंने ही पहल की। लंबी बातचीत शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन उनके बेहद संकोच भरे, उससे भी ज़्यादा मुख्तसर से जवाबों से मुझे बड़ी निराशा हुई। बस ऐसे ही सोचते सोचते सफ़र पूरा हो गया। वहाँ पहुँच गए जहाँ सारे कार्यक्रम होने थे। वहाँ मुन्ना का रुतबा देखकर मैं बहुत मुतासिर हुई। कई बड़े बड़े लोग, आदमी औरत सब उनसे बढ़िया ढंग से पेश आ रहे थे। दिन भर तैयारी को लेकर कई लोगों से मिलना जुलना होता रहा। इस मसरूफियत के चलते खाने का वक्त ही नहीं मिला। भूख से आंतें कुलबुलाने लगी। पानी भी मारे डर के नहीं पी रही थी। घर में भी जल्दी में हल्का फुल्का ही खा पाई थी। मुन्ना शायद जमकर खा पी कर आए थे। उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। करीब 5 बजे जब काम से कुछ राहत मिली तो उन्होंने पूछा, आपसे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछ पाया, शाम हो गई, भूख तो लगी होगी। सेकंड भर भी मैंने सोचा कि कहीं या मुझे भुक्कड़ न समझ लें, इसलिए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खा पी कर चली थी। मैंने कह तो ज़रूर दिया था कि मैं खा पी कर चली थी, लेकिन मुझे अपनी आवाज़ से खुद ही एहसास हो रहा था कि उससे साफ साफ पता चल रहा है कि मैं भूख से हलकान हूँ। गला अलग सूख रहा था, होंठ फड़फड़ा रहे थे, आवाज़ मरी मरी सी निकल रही थी। मुझसे ज़्यादा मेरी आवाज़ को मुन्ना ने समझ लिया। उन्होंने कहा, नहीं, पूरा दिन बीत गया है, मुझे भी भूख लगी है, चलिए किसी होटल में कुछ खाते हैं। मैं चुप रही। मैं यही तो चाह रही थी। वह जिस होटल में लेकर गए वह अच्छा खासा बड़ा होटल था। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था। जीवन में पहली बार किसी होटल में कदम रख रही थी। पाँव लड़खड़ा रहे थे, पूरी तरह से उठ भी नहीं रहे थे। कदमों को बहुत खींच खींच कर उठाना पड़ रहा था। कुर्सी पर बैठने में बड़ा अटपटा महसूस कर रही थी। वहाँ पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। मुझे लगा जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। मैं बुरी तरह खुद में सुनती जा रही थी। मेरी स्थिति मुन्ना ने समझ ली। उन्होंने मेरे बेहद करीब आकर धीरे से कहा, आप क्यों इतना संकोच कर रही हैं? या सब लोग भी हम आप जैसे लोग हैं। उन्होंने ऐसे ढंग से यह बात कही कि देखने वालों को लगे कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन उनकी बातों के बावजूद मेरी घबराहट कम होने के बजाय और बढ़ गई। मेरे चेहरे पर पसीना दिखने लगा था, जबकि एसी कार से उतरकर सीधे एसी होटल में ही पहुंची थी। मेरे मन में आ रहा था कि यहाँ से निकलकर जितना हो सके उतनी तेज भागूं और सीधे कार में जाकर छुप जाऊं। मैं हकबकाई इतनी हलकान हुई, लगा कि रो पड़ूंगी। होंठों में फड़कन शुरू हो गई थी, लेकिन मैं सबके सामने अपनी और मुन्ना की बेइज्जती किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि मुझे रोता देखकर लोग न जाने क्या क्या सोचने समझने लगेंगे। मुन्ना बेवजह मुसीबत में पड़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मुन्ना को अपने बगल में बैठने के लिए बुला लिया। वह मेरे चेहरे को बार बार देख रहे थे, मेरी हालत को समझ रहे थे, तो तुरंत आकर बैठ गए। मुझे बड़ी राहत मिली। अब मैं दीवार की तरफ और मेरे बाद मुन्ना, फिर बाकी लोग। गनीमत थी कि सामने की कुर्सियों पर कोई नहीं था। तभी वेटर मेन्यू लेकर आया और मुन्ना के सामने रख दिया।
उन्होंने उसे उलट पुलट कर देखने के बाद 2 मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया। मैंने मसाला डोसा सुना तो बहुत बार था, लेकिन खाने को कौन कहे, देखा तक नहीं था। सोचा आज देख भी लूँगी और खा भी लूँगी। वेटर के जाने के बाद मुन्ना ने कहा, मुझसे गलती हो गई, आपको साथ लेकर आया, पूरा दिन भी दिया, लेकिन खाने पीने के बारे में पूछा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि दिन भर की भूख लगी होगी तो थोड़ा हैवी नाश्ता कर लिया जाए। आपको डोसा पसंद तो है ना? मैंने कहा हाँ। बिल्कुल झूठ बोला था मैंने। दरअसल मैं या कहना ही नहीं चाहती थी कि मैंने आज तक मसाला डोसा खाया ही नहीं। उन्होंने अब मुझसे ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया था। मेरी हिचकिचाहट संकोच को बात दूर कर रहे थे। बातचीत 10 मिनट ही चली होगी कि वेटर 2 प्लेटों में मसाला डोसा रख गया और सांभर भी। उन्हें देखकर मैं हैरानी में पड़ गई कि इतनी बड़ी सफ़ेद कड़क सी रोटी में लपेट कर क्या क्या भरा हुआ है। बड़ी इतनी की प्लेट से बाहर निकली हुई है और देखने में आटे की तो बिल्कुल नहीं है। कटोरी में दाल जिसमें लौकी मसाला न जाने क्या क्या पड़ा है। मैंने मन ही मन सोचा कि नाम बड़े दर्शन थोड़े, यही है मसाला डोसा। पता नहीं मैं मन से खा भी पाऊंगी कि नहीं। वैसे खाना तो हर हाल में ही है, भूख बहुत लगी है। उससे भी पहले या कि मुन्ना ने मंगाया है। वेटर के जाने के बाद मुन्ना ने मेरी प्लेट मेरे करीब खिसकाते हुए कहा, यहाँ का मसाला डोसा बहुत अच्छा होता है। जिसे मैं दाल समझ रही थी मेरी तरफ करते हुए कहा, सांभर का तो जवाब नहीं। तब मैं समझ पाई कि यह दाल नहीं सांभर है। अब मेरी समस्या यह कि खाऊं कैसे, समझ ही नहीं पा रही थी। तो सोचा कि मुन्ना शुरू करे तो उन्हें ही देखकर शुरू करूं। वह बार बार मुझसे शुरू करने को कहे तो मैं कहती जी हाँ, पहले आप शुरू कीजिए। वह मेरे संकोच को समझते ही खाने लगे। एक तो भूख, ऊपर से गर्म डोसे की खुशबू मुझे अच्छी लग रही थी। मुंह बार बार पानी से भरा जा रहा था। एक बार देखते ही मैं समझ गई कि डोसा कैसे खाना है। पहले निवाले से ही वह मुझे बहुत ही जायकेदार लगा। मेरे मुंह से बरबस ही निकल गया, वाकई बहुत ही जायकेदार है। यह साउथ इंडियन डिश है, ये जायकेदार बने इसीलिए होटल ने साउथ इंडियन एक्सपर्ट कुक भी रखा है। मुन्ना ने लखनऊ के कुछ होटलों का नाम भी बताया जहां मसाला डोसा बहुत ही अच्छा मिलता है। मुन्ना यह सब बता रहे थे तभी मैंने महसूस किया कि वह कुर्सी जो 2 लोगों के लिए बनी है या तो बहुत छोटी है या फिर मैं ज़्यादा फैल गई हूँ। क्योंकि मुन्ना और मैं दोनों बहुत प्रयास कर रहे थे, फिर भी हमारे कंधे बाहें आपस में छू जा रही थी। यही हाल कमर और जांघों का भी था। जैसे ही बदन छूता मुझमें अजीब सी सिहरन दौड़ जाती, मगर भूख फिर याद दिलाती कि डोसा सामने रखा है। जल्दी ही हम दोनों ने डोसा खत्म किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अनुभव आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगी। मैंने बेनजीर जी की बात खत्म होती ही कहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ केवल आप अपना नाश्ता ही नहीं चल रहा है, यहाँ केवल आपका नाश्ता ही नहीं चल रहा है, बल्कि उससे भी बढ़कर एक दूसरी बात, एक ख़ास तरह का एहसास भी आप में पनप रहा है जो आपको मुन्ना की तरफ खींच रहा है। आप दोनों के लिए एक ब्रिज तैयार कर रहा है जिस पर आप दोनों एक साथ चल सकें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मैंने जब यह कहा बेनजीर से तो वह बोली, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत बारीकी से बातों के सूत्र पकड़ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर कहूँगी कि मुझे यूँ आंखों में आंखें डालकर देखते न रहिए। मुझे आपकी आंखों में पता नहीं क्या क्या तैरता दिख रहा है जो मुझे गड़बड़ा देता है। यह कहकर बेनजीर हंसी तो मैं भी हंस दिया। मैंने कहा, मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आपका नॉवेल है, बस वही दिख रहा होगा, पहचानिए उसे। यह सुनकर बेनजीर बोली, आप बातें भी खूब बना लेते हैं, शायद इसीलिए लेखक हैं। यह सुनकर मैं हंसा, फिर बात आगे बढ़ाते हुए बोला, डोसा ने जो ब्रिज तैयार किया आपके और मुन्ना के बीच, उस मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तब बेनजीर बोली, बताती हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। तो जब घर को चले तो 8 बज रहे थे।
अंधेरा घना हो चुका था। मैंने अम्मी को फ़ोन करके बताया कि काम अभी ख़त्म हुआ है, बस थोड़ी देर में घर के लिए चल रही हूँ। अम्मी बोली, अच्छा जल्दी करना, रात हो गई है। मैंने कहा, जी अम्मी, बस पहुँच रही हूँ। अचानक मेरा ध्यान इस तरफ गया कि अम्मी ने या तो ज़रूर कहा कि रात हो गई है, लेकिन उनकी आवाज़ में कोई घबराहट, कोई अफनाहट नहीं थी कि रात हो गई है और मैं एक गैर मर्द, वह भी एक गैर मज़हब का, जिन्हें अब्बू काफिर कहा करते थे, के साथ घर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर रात हो जाने पर भी हूँ। मेरा ध्यान इस तरफ भी गया कि स्वयं मुझमें भी कोई घबराहट नहीं है। मैं ऐसे निश्चिंत थी जैसे कि घर के ही किसी सदस्य के साथ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। इसकी भी चिंता नहीं थी कि अम्मी के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना है, क्योंकि सवेरे का खाना बनाकर उनके पास रख आई थी कि जब उनका मन होगा तब खा लेंगी। डोसा खाते समय ही मुन्ना ने फ़ोन पर ही अम्मी के लिए भी खाना ऑर्डर कर दिया था, चिकन बिरयानी। उनके कहने पर ही अम्मी को मैंने फ़ोन पर बता दिया कि होटल से कोई खाना लेकर आएगा, आप उसे लेकर रख लेना, कोई पैसा नहीं देना, उसे पैसा दे दिया गया है। मुन्ना ने पूछने पर भी नहीं बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कितना पेमेंट किया है। उन्होंने डोसा खाना शुरू करने से पहले खुद ही कहा था कि तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे लिए भी खाना ऑर्डर कर देते हैं, तुम दिन भर बहुत थक गई हो, जाकर खाना क्या बनाओगी। मेरे मना करने पर भी वह नहीं माने थे। वापसी में मुन्ना से मैंने उसी जगह छोड़ देने के लिए कहा जहाँ सुबह मिली थी। मैं घर तक उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा, अब देर हो चुकी है, 8 बज रहे हैं, तुम्हें पहुँचने में ज़्यादा देर हुई तो तुम्हारी अम्मी फिर कभी जाने के लिए मना भी कर सकती हैं। मुझे उनकी बात सही लगी, लेकिन मन डर रहा था कि मोहल्ले का कोई देख ना ले। मैंने उनसे कहा कि वह गाड़ी अपने घर के गेट पर बिल्कुल सटा कर रोक ले, मैं वहाँ से जल्दी से घर चली जाऊंगी। घर पहुंची तो अम्मी बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हुई मिली। देखते ही बोली, कहाँ रह गई थी बिन जी, इतनी देर काहे हो गई। मैंने जल्दी से उन्हें दिन भर का काम धाम बताया तो वह बोली, तुम इतना सब काम कैसे कर पाओगी, चेहरा तो देखो कैसा हो रहा है, जैसे दिन भर भट्टी के सामने बैठकर खाना पकाती रही हो, कैसा लाल सा हो गया है, कुछ खाया पिया कि नहीं, या दिन भर ऐसे ही बीत गया। मैंने कहा, हाँ हमने खाया पिया भी, दिन भर गर्मी इतनी थी कि हालत ख़राब हो गई, दूसरे पहले कभी इस तरह दिन भर निकली नहीं, इसलिए और भी ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। तुम बताओ, तुमने दिन में खाना खाया था कि नहीं, या दिन भर भूखी ही बैठी रही। तब अम्मी बोली, हाँ खा लिया था, बहुत ही ज़्यादा था, बस गया तो फ्रिज में रख दिया, तुमने दोबारा फिर भिजवा दिया, काहे बेवजह इतना पैसा बर्बाद किया, और होटल वालों को हमारा पता कैसे चला, उनको कैसे मिल गया हमारा घर। तब मैंने अम्मी को यह नहीं बताया कि खाना मुन्ना ने भिजवाया था, यह भी नहीं बताया कि मैंने उनके साथ होटल में डोसा भी खाया। मैंने कहा, अम्मी कुछ कंपनियां हैं जिन्हें फ़ोन पर कह दो तो खाना घर पहुंचा देती हैं, लेकिन वह पैसा कैसे लेती हैं। तब मैंने अम्मी को ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बता दिया। उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हारा तो कोई बैंक अकाउंट है नहीं, फिर कैसे पैसा दे दिया। मैंने कहा, पैसे मैंने मुन्ना को दे दिए, मुन्ना ने अपने अकाउंट से होटल को पेमेंट कर दिया। और सुनो अम्मी, तुम कितनी जल्दी भूल जाती हो, जब ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था तो उसी समय बैंक अकाउंट भी खोला था, क्योंकि बिना उसके काम तो हो नहीं सकता था। लेकिन आज उससे पेमेंट फेल हो रहा था तो मुन्ना ने किया। यह सुनकर अम्मी बोली, अरे हाँ, या तो भूल ही गई थी, बिटिया बुढ़ापे में कहाँ याद रहता है। मुझे मजाक सूझा तो मैंने कहा, मेरा निकाह नहीं बोलती ना, इसीलिए तुम्हें बाकी कुछ याद नहीं रहता, मेरा निकाह बुला दो तो बाकी सब कुछ तुम्हें याद रहेगा। यह कहकर मैंने उन्हें प्यार से पकड़कर धीरे से हिला दिया तो वह गहरी सांस लेकर बोली, बिटिया तुम नहीं समझ पाओगी उस दिल का दर्द, उसकी हालत, जिसकी तुझसी जहीन जवान लड़की का निकाह पैसों की तंगी, परिवार के लोगों के साथ छोड़ देने की वजह से ना हो पा रहा हो। उसकी नज़रों के सामने लड़की का जीवन तिल तिल कर बर्बाद हो रहा हो। अम्मी की आवाज़ में इतनी गहरी पीड़ा थी कि मेरा कलेजा फट गया। सोचा क्यों मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया जो मैंने ऐसी पागलपन की बात कह दी।
मैंने तुरंत बात का रुख बदलते हुए देर होने की बात छेड़ दी। उन्हें बात समझाने के लिए मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उससे कहीं ज़्यादा मशक्क़त तो वहाँ पर जो भी काम धंधा था उसे समझाने में करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर बाकी जितने दिन वहाँ पर जाना हुआ मुझे आसानी से जाने दिया, कभी मना नहीं किया। जबकि पूरी तरह कार्यक्रम हो जाने के बाद रोज़ घर पहुँचते पहुँचते रात 11 बज जाते थे, क्योंकि देर शाम को कार्यक्रम खत्म होता था। फिर सब कुछ बंद करवाने, अगले दिन के लिए भी कुछ तैयारियां करवाने में मुन्ना को काफ़ी टाइम लग जाता था। उन्हें 10 बजे के बाद ही फुर्सत मिल पाती थी। मैं सुबह से लेकर रात तक उनके जोश जज्बे को देखकर हैरत में पड़ जाती थी। मैं सोचती थी कि यह कहाँ से इतनी कुव्वत पाते हैं कि 14-15 घंटे काम करने पर भी इनके चेहरे पर थकान नहीं दिखती। सुबह से रात घर लौटने तक करीब 100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करते हैं। मोबाइल पर किसी न किसी से बातें भी करते रहते हैं, बिजनेस के बारे में और आगे बढ़ते जाने के बारे में। 2-3 दिन में ही उनसे बात करने को लेकर मेरी जो थोड़ी बहुत हिचक थी वह भी खत्म हो गई। काफ़ी समय बिजनेस की या फिर इधर उधर की बातें शुरू हो जाती। मुझे उनसे बात करना इतना अच्छा लगता कि मन करता कि बात खत्म ही ना हो। मैं यकीन से कहती हूँ कि मुन्ना भी यही सोचते थे। वापसी में उनकी गाड़ी की स्पीड उतनी नहीं होती थी जितनी कि जाते समय होती थी। मतलब साफ था कि वह भी ज़्यादा समय तक मेरे साथ रहना चाहते थे। 6-7वें दिन ही हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने छूने लगे थे। प्रदर्शनी में कई बार ऐसा कुछ होता कि मैं उनका हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर बातें करती, जैसे एक ऑर्डर लेने की बात हो रही थी। लेकिन जो आदमी मुझसे बातें कर रहा था उसकी आधी अंग्रेजी आधी हिंदी में कही जाने वाली बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। तभी मुझे मुन्ना थोड़ी दूर खड़े दिखे तो मैं भागकर उन्हें बुला ली। आवाज़ देने के बजाय मैंने उन्हें बेझिझक पकड़ लिया था। इस तरफ मेरा ध्यान तब गया जब उस आदमी से मुझे ठीक ठाक ऑर्डर मिल गया। मैं बहुत यकीन से कहती हूँ कि उस तरफ ध्यान जाते ही मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। आईना तो पास था नहीं कि तब झट से देख लेती। इस एहसास के साथ ही जिस तरह मैं शक पकाई थी उसको देखते ही मैं यही कहूँगी कि मेरे मन में कुछ ऐसी बातें तेज़ी से चल चुकी थी काफ़ी पहले ही, जिसे मोहब्बत ही कहेंगे। अब जल्दी ही हम हल्की फुल्की हंसी मजाक भी करने लगे। आते जाते समय वह मेरा एक हाथ पकड़े ही रहते थे, एक हाथ से ही गाड़ी चलाते थे। जल्दी ही हम इतने करीब आ गए कि एक दूसरे को किस करने लगे। इतना कहकर बेनज़ीर कुछ रुक गई और फिर बोली, मैं देख रही हूँ कि आप किस सुनते ही मुझे कुछ पूछने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। पहले आप पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बेनज़ीर का अनुमान सही था। उनका बेहद बिंदास अंदाज देखकर मेरे मन में तुरंत यही प्रश्न उठा कि क्या शुरुआत उन्होंने की। या सुनते ही बेनज़ीर खिलखिलाकर हंसती रही देर तक। फिर बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरे प्रश्न को टालती हुई बोली, मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ, उसी में आप अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। पहली बार जब उनके होंठों से मेरे हाथ टकराए थे तो मैं सिहर उठी थी। शर्म के मारे दूसरी ओर मुंह करके बाहर देखने लगी थी। मेरा हाथ बड़ी देर तक उनके होंठों से जुड़ा ही रहा। गाड़ी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। पीछे की सारी गाड़ियां हमसे आगे निकलती जा रही थी। ज़्यादा समय लगने से मुझे घबराहट नहीं बल्कि अच्छा लग रहा था। दरअसल वापसी में मेरे मन में हमेशा यही आता कि गाड़ी अपने आप ही टहलती हुई सी चलती चली जाए। मुन्ना के दोनों हाथ खाली रहे, हाथ ही नहीं उनकी आंखें भी, सब कुछ, जिससे कि वह मुझसे इत्मीनान से मोहब्बत कर सके। यह सिलसिला आते जाते रोज़ का बन गया था। आखिरी दिन हम करीब 11 बजे वापसी के लिए चल पाए। हमारे उनके बीच अब बातों की कोई सीमा नहीं थी। हर मामलों पर हम बातें करते थे।
उस दिन भी चलते समय हम दोनों ने एक होटल में खाना खाया था। मुन्ना बहुत खुश थे और मैं भी, क्योंकि 10 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था। मुझे छोटे छोटे ही सही कई ऑर्डर मिल गए थे जो मेरे अब तक हो रहे काम धाम के 7-8 महीने के काम के बराबर थे। ऑर्डर पूरा करने पर मुझे भारी मुनाफा होने वाला था। इसके अलावा मुझे अन्य कई लोगों की तरह बड़े बड़े सरकारी अधिकारी एक सांसद द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा मुझे अन्य कई लोगों की तरह बड़े सरकारी अधिकारी एक सांसद द्वारा सम्मानित भी किया गया था। सम्मान स्वरूप शील्ड और 11,000 रुपये नगद भी मिले थे, जो चिकनकारी के मेरे हुनर के कारण मिला था। हालांकि पहले 2 बड़े पुरस्कार अन्य 2 लोगों को मिले थे, लेकिन मेरे लिए तीसरा पुरस्कार भी बहुत बड़ा पुरस्कार था। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मुन्ना को क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं पा रही थी। जो भी था सब उन्हीं के कारण हुआ था। पल भर में उनके कारण मेरे घर की काया पलट गई थी। मेरा जीवन ही बदल गया था। वापसी के लिए गाड़ी में बैठने पर मैंने मुन्ना से कहा, इस इनाम के असली हकदार तो आप ही हैं, सारा कुछ आप ही ने किया है। मेरी बात सुनकर वह गाड़ी के इग्निशन में चाबी लगाते लगाते ठहर गए। वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, नहीं, अवार्ड तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के कारण मिला है। मैंने तो तुम्हारी काबिलियत को पहचान कर तुम्हें सही जगह ले जाकर खड़ा कर दिया बस। मैंने पहली बार जब तुम्हारा काम देखा तभी तुम्हारी इन जादुई उंगलियों का दीवाना हो गया था। इतना कहकर उन्होंने अचानक ही मेरी उंगलियों को चूम लिया। मैं सिहरन रोमांच लिए उन्हें प्यार से देखती रही। उन्होंने भी प्यार से मुस्कुराते हुए देखा और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। शहर से निकलकर हाईवे तक आते आते हमारी बातें चलती रहीं। हाईवे पर पहुंचने से कुछ पहले जो आंधी शुरू हुई थी वह तेज होती गई। मौसम की यह चौथी आंधी थी। इसके पहले आई 3 आंधियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। धूल भरी आंधी के कारण जब देखने में मुश्किल होने लगी तो मुन्ना ने सड़क के किनारे एक सही जगह पर गाड़ी रोक दी। कच्चे फुटपाथ से भी और किनारे कर ली थी। मुझे लगा यह अच्छा ही किया। ऐसे मौसम में सड़क से जितना दूर किनारे रहें उतना ही अच्छा। मगर इस खराब मौसम में भी तमाम गाड़ियों को पूरी स्पीड में आगे जाते देख रही थी। तभी शायद आंधी के कारण आसपास की लाइट भी चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया था। आती जाती गाड़ियों की हेडलाइट से ही थोड़ी थोड़ी देर में रोशनी बीच बीच में हो जा रही थी। आंधी बहुत तेज तो नहीं थी, लेकिन धूल भरी होने के कारण ज़्यादा मुश्किल पेश कर रही थी। मैंने सोचा 5-10 मिनट में निकल जाएगी, लेकिन वह चलती ही रही। जैसे जैसे देर हो रही थी वैसे वैसे अम्मी को लेकर मेरी चिंता बढ़ रही थी। मैं यह अच्छी तरह समझ रही थी कि वह अम्मी है, वह एक अम्मी है और उनकी चिंताएं कई तरह की होंगी। न जाने कितनी तरह के ख्यालात मन में उनके आ जा रहे होंगे कि उनकी जो बेंजी बिना सिर ढके आंगन में भी कदम नहीं रख सकती थी, वह आज रात 12 बजने को है और वह घर से दूर। फिर कहूँगी कि एक गैर मर्द के साथ न जाने क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी। पिछले 3 घंटे में 10-12 बार बात हो चुकी है, लेकिन हर 5 मिनट बाद कॉल कर रही हैं और हर बार मुन्ना से बात जरूर कर रही हैं। मुन्ना से मैं बात तो जरूर करवा रही थी, लेकिन मन में मेरे ऐसी ही बातें घूम रही थी। मैं यह सोचकर व्याकुल हो रही थी कि अम्मी को यकीन कैसे दिलाऊं कि यहाँ का मौसम कैसा है। इस मौसम में गाड़ी चलाना कितना जानलेवा हो सकता है। आंधी की तरह हमारी गपशप चल ही रही थी कि फिर अम्मी की कॉल आ गई। रिंग सुनते ही मुन्ना ने कहा, सुनो, उनसे बोलो कि तुम उधर से वीडियो कॉल कर रही हो और हम यहाँ का सारा मौसम दिखाते हैं। तुमसे बोलो कि तुम इधर से वीडियो कॉल कर रही हो, हम यहाँ से सारा मौसम उनको दिखाते हैं, यहाँ का सारा स्थिति। हमने यही किया। बड़ी मुश्किल से कॉल कनेक्ट हुई। खराब मौसम के कारण नेटवर्क बहुत वीक हो रहा था। बड़ी मुश्किल से अम्मी को दिखाया।
कि कितनी धूल धक्कड़, सड़क पर इक्का दुक्का ट्रक, बस बड़ी गाड़ियां ही निकल रही। मगर तूफान दिखाते दिखाते हमें लगा कि यह करके हमने और बड़ी गलती कर दी है। अम्मी फ़ोन पर ही रो पड़ी। आखिर मुन्ना ने बहुत समझाया तब चुप हुई। मौसम की हालत देखकर मैं भी अब घबराने लगी थी। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा। होगा तो वही जो ऊपर वाले ने सोच रखा होगा। हमारे हाथ में क्या है जो हम लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने अपना पूरा मन मुन्ना से बात करने में लगा दिया। उसने पिछले आधे घंटे में ही मैं यही कोई 8-10 बार मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से चूमा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कह नहीं सकती। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी उसके हाथों को वैसे ही चूमूं। आखिर मैं खुद को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाई। मैंने चूम लिया। साथ ही मुझे हंसी भी आ गई तो वह भी हंस पड़ा। हमारी मोहब्बत भरी बातें जो अभी तक कुछ संकोच के साथ हो रही थी, उस संकोच को भी हम दोनों ने निकाल कर गाड़ी से बाहर फेंक दिया कि जाओ तुम भी भागो तूफान के साथ। अब हमारे हाथ एक दूसरे को बहुत सी जगहों पर छू रहे थे और बीच में जो भी अड़चने आती उन्हें भी संकोच की तरह हटाते जा रहे थे। हमारे कपड़े अपनी जगह से हटते जा रहे थे। हाथ एक दूसरे की शर्मगाहों मोहब्बत के साथ कई कई तरह से सफ़र कर रहे थे। हाथ एक दूसरे की शर्मगाहों पर मोहब्बत के साथ कई कई तरह से सफ़र कर रहे थे। अचानक मुझे लगा कि यह सफ़र बहुत हुआ, तो मैंने उन्हें अचानक ही पूरे ज़ोर से अपने ऊपर खींच लिया। वह भी जैसे इसी के इंतज़ार में थे। मुझ पर आने के साथ ही उन्होंने न जाने ऐसा कौन सा बटन दबाया, घुमाया या फिर खींचा कि सीट पीछे को चली गई। मुन्ना पूरा का पूरा मुझ पर छा गया। उनकी मोहब्बत का तूफान इतना तेज था कि बाहर का तूफान उसके सामने ठहरी हुई हवा भी नहीं था। मैं भी उससे कम नहीं थी। दोनों के तूफान की रफ्तार एक जैसी थी, एक ही तरह की थी। मैं भी उसके साथ साथ उसकी ही तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। जब हम अपना सफ़र पूरा कर ठहरे तो बुरी तरह हाँफ रहे थे, मगर जो जन्नत सी खुशी मिली हमें, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज न तब थे न अब है। जब हमारी सांसें संभली तब हम अपनी अपनी सीटों पर आ गए। मेरी सीट को उसने फिर सीधा कर दिया था। बेनज़ीर यहीं पर फिर क्षणभर को रुक कर बोली, अरे आप फिर मुझे एकटक देख रहे हैं, क्या हो जाता है आपको? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कही गई उनकी बात का बिल्कुल उन्हीं के लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा, मेस्मराइज हो जाता हूँ मैं आपकी इस बोल्डनेस, इस बेबाकी से। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे कहता हूँ कि जब आपसे मीटिंग निश्चित हुई तो उस समय भी मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि आप इतनी बेबाकी से बात करेंगे। अपनी पूरी तरह से निजी बातों को भी इतना ओपनली, इतना डिटेल में, बिना किसी संकोच के बताती जाएंगी। इतना तो यकीन था कि आप जब बोलेंगे तो बोलते ही चले जाएंगे, मगर ऐसे। मेरे इतना कहते ही वह खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर बोली, मुझे मुलम्मों में जीना पसंद नहीं। दोहरे चरित्र या हिपोक्रेसी से मुझे नफरत है। सच बोलने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि सच को छिपाकर तोड़ मरोड़ कर बोलना मैं झूठ बोलने के जैसा मानती हूँ। फिर इन बातों के आधार पर आप उपन्यास लिखेंगे, न कि मेरी जीवनी। उपन्यास से कौन जानेगा कि यह किस बेनज़ीर की कहानी या उसका वास्तविक जीवन है। पढ़ने वाला तो उसे लेखक की कल्पना लोक की उड़ान समझकर ही पढ़ेगा। निश्चित ही आपसे बातचीत के लिए तैयार होने से पहले बहुत गहराई से होमवर्क किया है। निश्चित ही आपने बातचीत के लिए तैयार होने से पहले बहुत गहराई से होमवर्क किया है। एक एक बिंदु पर विश्लेषण किया है। आप बहुत बहादुर, बहुत ईमानदार, बड़ी सत्यवादी हैं। लेकिन एक प्रश्न शुरुआत से ही उत्तर जानने को उत्सुक है। कि आपके पति बातचीत में शामिल क्यों नहीं हुए, जबकि आपको पूरी छूट दी कि जो ठीक समझो करो। मैंने जब बेनज़ीर को बीच में ही रोक कर यह पूछा तो वह बोली, हाँ,
उन्होंने जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह मुझे यहाँ भी सब कुछ अपनी मर्जी से तय करने की पूरी छूट दी। एक बात आपको और साफ बता दूं कि जितनी आज़ादी वो अपने लिए चाहते हैं उतनी ही मुझे भी देते हैं। बातचीत में वह भी मेरी तरह बहुत स्पष्टवादी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, नावल बेनज़ीर पर लिखा जाना है, बातें बेनज़ीर क्यों नहीं है, जिसे उसके अलावा और कोई बता नहीं सकता, इसलिए मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं। मुझसे संबंधित जो भी बातें होंगी उसमें भी तुम अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हो, तो वह भी तुम ही बता सकती हो। इसलिए मेरा बैठना बेकार है, बल्कि मेरे बैठने से डिस्टर्बेंस ही होगा। तुम बहुत सी बातें बताने में संकोच भी कर सकती हो। तो मुझे उनकी बात ठीक लगी, तो मैंने उन्हें इस काम से आज़ाद कर दिया। मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी कर बेनज़ीर प्रश्न भरी दृष्टि से मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा, आपने सही कहा था, वह भी स्पष्ट वक्ता है। हाँ, बात जहाँ ठहरी थी अब उसे आगे बढ़ाते हैं। उस तूफान ने और कैसे अनुभव दिया आपको? यह सुनकर बेनज़ीर बोली, मैं आज भी अब भी कहती हूँ कि उस तूफान में उससे ज़्यादा रोमांचकारी, वैसा अद्भुत अविस्मरणीय अनुभव और हो ही नहीं सकता। कार के अंदर हमारे तूफान की रफ्तार अपनी मंजिल पर पहुंचकर ठहर गई थी। अब मैं ज़्यादा परेशान उठी घर के लिए, मगर बाहर तूफान अब भी अपनी रफ्तार पर चल रहा था। उसके कारण मैंने मुन्ना को गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया। इससे सीट सीधा करने में उसे थोड़ी दिक्कत हुई थी। कपड़े ठीक ठाक कर पानी पीने के बाद जब हमने टाइम देखा तो मैंने मुन्ना का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जैसे भी हो अब हमें चलना चाहिए। यह तूफान लगता है हमें रात भर यहीं रोके रहेगा। धीरे धीरे चलेंगे तो भी आधा पौन घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ वीराने में रुके रहना भी कम खतरनाक, कम जानलेवा नहीं है। मुन्ना मेरी बात पर मान गया और गाड़ी की सारी लाइट्स छोटी बड़ी सभी ऑन करके चल दिए। मैंने सोचा कि वह धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन वह दिन से भी कहीं ज़्यादा तेज चल रहे थे। आंखें सड़क पर गड़ाए हुए थे, पूरी मुस्तैदी से गाड़ी संभाले हुए थे। फिर भी बीच बीच में उनका हाथ कभी मेरे गालों कभी मेरी छातियों से मोहब्बत कर झटके से वापस स्टीयरिंग पर चले जाते थे। उन्हें चलाने में कोई अड़चन ना हो इसलिए मैं लाख कोशिशें करती रही, लेकिन फिर भी खुद को भी कई बार रोक नहीं पाई। लेकिन जब एक जगह मुझे लगा कि इसके चलते एक बार स्टीयरिंग कुछ बहकी है और इस मौसम में यह खतरनाक होगा, तो मैंने तुरंत ही खुद को काबू में किया। गाड़ी के शीशे में तमाम धूल धक्कड़ शीशे पर पड़ रही थी। कभी किसी पेड़ की छोटी मोटी टहनी तो कभी कूड़े का कोई टुकड़ा आकर टकराता था। धूल इतनी थी कि लग रहा था जैसे घने कोहरे से भरी सर्द रात हो। मैंने यहीं पे फिर रोका। मैंने कहा, 1 मिनट, आपको थोड़ा रोक कर यह पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए घर पर अम्मी की चिंता की बात नहीं होती, तो क्या तब भी आप तूफान में ही चल देती? मेरी बात पर बेनज़ीर ने हल्की मुस्कान के साथ प्रति प्रश्न कर दिया, आप बताइए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने तुरंत जवाब दिया कि घर की चिंता न होती तो मैं ऐसे मौसम में ऐसे शानदार साथ अद्भुत क्षण को तब तक एंजॉय करता जब तक तूफान चलता रहता, क्योंकि ऐसा दुर्लभ क्षण सहयोगवश ही मिल पाता है। यह सुनकर बेनज़ीर बोली, तो निश्चित मानिए मैं भी एंजॉय करती। खैर, गाड़ी जब घर के करीब पहुंच गई तो मैंने मुन्ना से कहकर सामने ऊपर की तरफ लगे शीशों को अपनी तरफ करवा लिया, ताकि मैं यह देख सकूं कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि अम्मी की तेज़ नज़रें हमारी तूफ़ानी मोहब्बत की कोई तस्वीर देख लें। ऐसी कई तस्वीरें मुझे दिखी भी, जिन्हें देखकर बेशुमार तजुर्बे वाली अम्मी जान लेती कि हमने तूफ़ान का बेजा इस्तेमाल किया है। मैंने जल्दी सारी तस्वीरें मिटा डाली, मगर उस छोटे से शीशे में सब कुछ नहीं देख पा रही थी। तो मैंने मुन्ना से पूछा कि सब ठीक तो है ना? उसने ऊपर से नीचे तक गहरी नज़र डालकर कमर से नीचे कुर्ते पर एक जगह इशारा किया, जिसे देखकर मेरी जान हलक में आ गई कि अब क्या करूं। उसने मेरी घबराहट का कारण समझते हुए कहा, अपने दुपट्टे को ऐसे सामने किए रहना कि वह दिखे ना। उनके बताए रास्ते के अलावा मुझे और कोई भी तरीका दिखाई नहीं दिया। घर के और करीब पहुंचने पर मुन्ना ने कहा, अम्मी को फ़ोन कर दो कि दरवाज़ा खुला रखें।
दरवाज़ा खटखटाने या फिर हॉर्न बजाने पर पड़ोसी जान जाएंगे और तुम्हारा किराएदार भी। असल में इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। दरअसल हम दोनों नहीं चाहते थे कि कोई हम दोनों को इतनी रात को साथ आते हुए देखे। उसने करीब 200 कदम पहले ही गाड़ी की हेडलाइट भी ऑफ कर दी, दरवाजे के पास गाड़ी रोक दी और सम्मान के साथ उतार कर जल्दी से अपने घर चला गया। मैं भी उतनी ही तेज़ी से घर के अंदर पहुंचकर दरवाजे को बंद कर दिया। अम्मी दरवाज़ा खोले खड़ी थी। किराएदार न जाग जाए यही डर मन में था। बाहर तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था, नामुराद बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पहले अम्मी को पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। उन्हें पानी पिलाया, फिर कहा, अम्मी हमें माफ़ करना, तुम देख ही रही हो कि तूफान बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। या नामुराद ना होता तो मैं कब का आ गई होती। तो अम्मी बोली, इसीलिए तो मेरी जान हलक में अटकी थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। बार बार मन में आ रहा था कि मुन्ना गाड़ी तो चला ही सकता है, कार के अंदर तो धूल कबाड़ नहीं पहुंच रहा ना। उनकी इस बात से मैं सहम गई। मैंने कहा, अम्मी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शीशे के बाहर सड़क भी तो दिखनी चाहिए ना। सड़क पर जगह जगह लकड़ियाँ कबाड़ पड़ा हुआ था। आगे कुछ दिखना मुश्किल हो रहा था। रास्ते में कई गाड़ियाँ पेड़ से टकराई हुई दिखी। मुन्ना बड़ी मुश्किल से चला कर आ पाए। हम दोनों बार बार कह रहे थे कि तुम परेशान हो रही होगी। इसी बीच अम्मी को और एक गिलास पानी देते हुए कहा, लगता है दिन भर तुमने पानी भी नहीं पिया। तुम टीवी में समाचार लगाओ तो तुम्हें सब दिख जाएगा। मैं अम्मी की बातों से भीतर ही भीतर दहल जा रही थी। अम्मी रिमोट लिए बैठी रही। टीवी ऑन नहीं किया तो मुझे लगा कि वह ज़्यादा गुस्सा हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो अचानक रिमोट लेकर टीवी ऑन कर दिया। उस समय मेरा मुकद्दर जैसे मेरे साथ खड़ा हुआ था। टीवी पर मौसम का हाल ही दिखाया जा रहा था। जगह जगह होर्डिंग्स न जाने क्या क्या उखड़े हुए थे, जिन्हें देखकर अम्मी को मेरी बात पर एतबार हो गया। उन्होंने कहा, शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम सही सलामत आ गई। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।